तो आज हम लोग ना जीके स्टार्ट करेंगे। जीके में आपका फैक्ट्री एक्ट है। ठीक है, जीके में आपका एक्ट में जो सेक्शन है वो आपका फैक्ट्री एक्ट है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। ठीक है, ये तो चार एक्ट हैं आप पे, इम्पोर्टेंट हैं। तो इस एक्ट को पढ़ेंगे इसमें हम लोग। इसमें जो सबसे थोड़ा बड़ा है वो है आपका डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट थोड़ा सा लेंदी है, बाकी बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। डिस्प्यूट एक्ट में थोड़ा सा समझने के लिए है। तो डिस्प्यूट एक्ट क्या है, है तो सभी एक्ट हैं, एक्चुअल में क्या है, एक्ट हैं, ये कानून है ना। तो ये सभी बड़े हैं, यानी लेंदी हैं। लेकिन मैं जो अपने काम का है, जो फैक्ट्री, जो आपके यानी एग्जाम के ओरिएंटेशन से है, तो उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, उतना ही हम लोग पढ़ेंगे और उतना ही समझेंगे। सारा समझ के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। हमें कोई कहीं पर लीगल एडवाइस नहीं देना है, सिर्फ एग्जाम देना है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हैं उसको समराइज करके हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट में, सभी एक्ट में, है ना। पेमेंट जैसे डिस्प्यूट एक्ट बहुत लेंदी है, लेकिन पढ़ेंगे उतना ही जो हमारे काम का है, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा जो जीके का है फर्स्ट क्लास है, तो ये मैं बता दूं कि जीके में आपका 5 ईयर प्लान है ना। जो आपका 5 ईयर प्लान ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसमें एक टॉपिक ऐड किया है आपका करंट अफेयर्स। पहले करंट अफेयर्स जैसा कोई टॉपिक लिख कर नहीं आता था, लेकिन अभी उसने लिखा है। तो करंट अफेयर्स आपका टॉपिक लिखा है, तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, है ना। ईयर बुक है तो ईयर बुक ले लीजिए, वो आता है, उसको पढ़िए। बाकी 5 ईयर प्लान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सब के लिए कोई भी बुक, आप जीके की कोई भी बुक ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, उससे पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद आप और भी देखेंगे तो आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड बुक मिल जाएगा मार्केट में, है ना, शॉप में। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इतना पढ़ना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे आप देखेंगे तो उसी बुक में आपका एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल उसी में आ जाएगा, है ना। तो इतना पढ़ना भी बहुत छोटा सिलेबस नहीं है जीके का, देखा जाए तो मैं आपको इसमें सिर्फ ये कर सकता हूँ कि एक्ट पढ़ा दूंगा, और बाकी जितने भी इसमें टॉपिक है, सब टॉपिक को एमसीक्यू के फॉर्म में, है ना, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग मॉक टेस्ट लेते रहेंगे, है ना। तो उससे आपका क्या होगा, हो सकता ये आपका जो रिदम भी बना रहेगा, है ना। एक मॉक टेस्ट देने से अच्छा लगता है, रिदम भी बनता है, और नॉलेज भी होते रहेगा, उसमें नॉलेज भी होते रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने पॉल्यूशन उठाया तो पॉल्यूशन से क्वेश्चन, इन्वायरमेंट आया इन्वायरमेंट से क्वेश्चन, पॉपुलेशन से क्वेश्चन, है ना, पॉपुलेशन से क्वेश्चन। फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप क्या, ऐसा क्या है कि जैसे करंट अफेयर्स है ना, आप पढ़ते जाएंगे और भूलते भी जाएंगे। करंट अफेयर्स सब में इसमें है कि आप एक तरफ से पढ़ेंगे, एक तरफ से भूलेंगे भी, है ना। लेकिन अगर उसको इस फॉर्म में पढ़ा जाए, एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ा जाए, तो ये सब चीजें जो है ज्यादा याद रहती हैं, है ना, ये तो कंफर्म है। तो ये मैं करा दूंगा। और कल जैसे संडे है तो कल कल एक मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है। जीके का एक मॉक टेस्ट कर लेंगे, देखते हैं। तो इसमें सारे जितने भी आपके क्वेश्चन में जितने भी आपके टॉपिक हैं सब मिक्स रहेंगे, किसी एक टॉपिक से नहीं, सारे टॉपिक से मिक्स रहेंगे उसमें। ठीक है,
तो ये रहेगा इसका प्लान। इस तरह से करेंगे हम लोग। और आज फैक्ट्री एक्ट है, तो संडे को भी सर क्लास शाम को ही रखना सर। नहीं, संडे को क्लास नहीं रहेगा। संडे को क्लास नहीं रहेगा। रोज अच्छा। रोज ठीक। नहीं पढ़ेगा, कुछ तो काम भी तो करना पड़ेगा घर का। नहीं नहीं, मैंने सोचा कल आप क्लास रखेंगे तो इसलिए बोला। नहीं नहीं, अच्छा। थोड़ा ठीक काम। है, संडे को ऑफ रखिए। हाँ, ठीक। संडे को ऑफ रहेगा, लेकिन संडे को मैं जैसे मॉक टेस्ट बोल रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट तो आप कभी भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, जब दीजिए, है ना। वो ठीक। तो जब आप ओपन कीजिएगा, जब आपको टाइम रहेगा उसमें ओपन करके आप टेस्ट दे दीजिए। ठीक। ठीक। तो फैक्ट्री अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्ट्री एक्ट क्यों बनाया गया? एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट तो यानी पहले भी बना था, अंग्रेजों ने भी बनाया था, है ना। अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री एक्ट बनाया था। तो 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, 1881 में। लेकिन उसका जो पर्पस था, वो क्या ना, सेल्फ प्रोटेक्शन था, है ना। मतलब जो फैक्ट्री मालिक हैं, ना फैक्ट्री ओनर हैं, उनके ओरिएंटेशन से बनाया गया था, उनके लिए बनाया गया था, उनको बचाने के लिए बनाया गया था। अंग्रेज थे, है ना। तो वो तो अपना ही सोचेंगे, क्योंकि वर्कर्स जो होते थे वो इंडियन होते थे। नो डाउट, जो वर्कर्स थे वो इंडियन थे, और जो ओनर था वो इंग्लिश मैन था। तो सिंपल सी बात है कि वो अपने हिसाब से उन्होंने बनाया। इसमें बहुत सारे धीरे धीरे बदलाव भी हुए, बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट किया गया, है ना। क्योंकि इतना स्कोप ही था इसमें अमेंड करने का, कि अमेंडमेंट होते गया, होते होते गया। फाइनली जो है 1948 में, फाइनली 1948 में इसे एक फैक्ट्री एक्ट के तहत बनाया गया, और अच्छे से बनाया गया इसमें, है ना। और इसे बनाया किसने? तो उसमें क्या होता था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, संविधान सभा होती थी। तो संविधान सभा ने इस 1948 फैक्ट्री एक्ट को बनाया। संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखा कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। एग्रीकल्चर तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। देश आज़ाद हुआ था तो इंडस्ट्री बढ़ेगा। तो बढ़ने के साथ पहले से ही है कि वर्कर का कंडीशन बहुत ही खराब था, है ना। ना काम के घंटे डिफाइन थे, कि कितने घंटे कौन लेबर क्या काम करेगा, कुछ भी मालिक के मन पे कराया जा रहा है। कितने कितनी उसका जो रिम्यूनरेशन है, मतलब कितने पैसे उसको, वेजेज कितने मिलेंगे, ये फिक्स नहीं था। काम के घंटे फिक्स नहीं था। कोई वेलफेयर नहीं था उसके लिए। वर्किंग कंडीशन कैसा हो, किस कंडीशन में वो काम करेगा, वो भी नहीं था, कुछ भी जो है नहीं था उसके लायक। तो इसको लीगलाइज करने के लिए, है ना, लीगलाइज करने के लिए ये एक्ट बना था, ताकि हमको इसको एक लीगल प्लेटफॉर्म पे लेते आए, जिसमें से जो फैक्ट्री ओनर है उसे ये प्रोवाइड करना ही होगा, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएगा, है ना, कानूनी बाध्यता हो जाएंगे। तब उसे देना ही पड़ेगा ये, ऐसा कंडीशन वर्कर को देना ही पड़ेगा। तो ये जो पूरा फैक्ट्री एक्ट है, ये वर्कर ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेटेड। मतलब ये वर्कर्स के लिए बना है, वर्कर्स के लिए बना है, उसके वेलफेयर के लिए बना है। ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट है वर्कर्स के किस किस पर्पस के लिए बना है, उसके सेफ्टी, लीगल एस्पेक्ट, है ना, क्योंकि इसको लीगलाइज करना था। लॉ बनेगा तभी तो लीगल होगा। एक्ट बना, कानून बना, तो लीगल हो गया, है ना। इसके हेल्थ से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। तो ये जो पूरा एक्ट है, एक समराइज किया जाए, तो वर्कर्स के सेफ्टी से रिलेटेड है ना, उसके हेल्थ से रिलेटेड है, और एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो,
तो उसको पहले ही रोका जाए। तो कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं, कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए जाएं जिससे कि एक्सीडेंट ना हो पाए और वर्कर्स की जान ना जाए या कुछ भी ना हो। तो इन सारे चीजों को क्या किया गया, लीगल बनाया गया। दैट इज लीगल एस्पेक्ट, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स को जोड़ा गया। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये फैक्ट एक्ट किसको हेल्प करता है, सिर्फ वर्कर्स को ही हेल्प करता है। अब देखते हैं इस पूरे एक्ट में जो है सेक्शन 120 है, 120 सेक्शन है। ठीक है। टोटल जो इसमें सेक्शन है, 120 सेक्शन है। इसमें जो शेड्यूल है वो 3 शेड्यूल है, 3 शेड्यूल है टोटल। ठीक है। और चैप्टर जो है इसमें वो 11 चैप्टर है। ठीक है। 11 चैप्टर, 11 चैप्टर है पूरे एक्ट में। ठीक है। तो ये सब लिख लीजिएगा, बाद में रिकॉर्ड हो रहा है, लिख लीजिएगा इसको। क्योंकि कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि टोटल इसमें कितने हैं, है ना। आपके कंस्टिट्यूशन में पूछा जाता है ना, टोटल कितने शेड्यूल हैं, कितने सेक्शन हैं, है ना। जब उसमें पूछ सकता है तो इसमें क्यों नहीं। अब इसमें देखते हैं जो शेड्यूल है, मेन 3 शेड्यूल है। तो उन शेड्यूल क्या क्या से रिलेटेड है। शेड्यूल 1 जो है वो बताता है आपका, इसमें ऐसे इंडस्ट्रीज की लिस्ट है ना। ऐसे इंडस्ट्री की लिस्ट है जो हैजार्डस प्रोसेस करता है, हैजार्डस वर्क करता है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज की क्या है इसमें लिस्ट, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2, इसमें जो है केमिकल का परमिसिबल लेवल है। इसमें बताता है कि उस इंडस्ट्री में कुछ केमिकल जो है कितने क्वांटिटी में या कितनी मात्रा में, है ना, ये यूज हो सकता है, उसका परमिसिबल लेवल क्या है ना। तो ये इससे इस शेड्यूल ये शेड्यूल इस मैटर से डील करता है। शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 जो है वो आपके डील करता है नोटिफाइड डिजीज से। जो फैक्ट्री जनरेटेड फैक्ट्री जनरेटेड जो डिजीज होते हैं, फैक्ट्री के एनवायरनमेंट से, फैक्ट्री के प्रोडक्ट से जो डिजीज हो सकते हैं, उनका यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है ना। जैसे एजबेस्टस से कौन सा डिजीज होता है, जो डस्ट होते हैं, केमिकल पाउडर होते हैं, उनसे कौन सा डिजीज होता है। तो नोटिफाइड डिजीज है। तो ये 3 शेड्यूल है, शेड्यूल याद रखिएगा, 3 शेड्यूल है। 3 शेड्यूल में किस किस चीज से रिलेटेड ये शेड्यूल है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फैक्ट्री एक्ट पर।
ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948। तो संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बनाया गया था 23 सितंबर 1948 को। ठीक है, 23 सितंबर 1948 को इसे बनाया गया था, और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1949 को। और काफी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो ये दोनों एकदम याद रखना पड़ेगा आपको कि बना किस दिन और लागू किस दिन हुआ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन पूछता है कि बना कब और लागू कब हुआ ये, है ना। बनाया किसने था, पहले बताया कि मैंने आपको, ये बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, संविधान, है ना, संविधान सभा ने इसे बनाया था। क्योंकि उस समय तो पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं था, उसमें क्या था, यही था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। तो संविधान सभा ने बनाया इसे। लागू कहाँ है, इसका स्कोप क्या है, तो ये पूरे इंडिया में लागू है ना। अभी जो स्कोप है, मतलब अभी जो है, वो पूरे इंडिया में लागू है। 1970 में इसे जम्मू कश्मीर जेएनके में लागू किया गया था, और 1992 में सिक्किम में लागू किया गया था। ये पॉइंट्स सब याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग उसमें सिर्फ पॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना। वो बहुत डीप पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो ये एग्जाम में आएंगे। ये जो सेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सेक्शन को याद रखना पड़ेगा, है ना। आप पिछले ईयर सबके क्वेश्चन देखे तो सेक्शन आते हैं, है ना। सेक्शन आता है, आप सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आता है जो पहली बार देख रहे हैं। जैसे इसमें पूछेगा कि ये कब लागू हुआ, है ना, ये या लागू किया गया, से इन्फोर्स किया गया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ विच सेक्शन, किस सेक्शन के बेसिस पे, तो सेक्शन वन। सेक्शन वन में ही लिखा है ना कि इसे 1 अप्रैल 1941 को लागू किया गया, तो इस सेक्शन के बेस पर है। जैसे सेक्शन टू, सेक्शन टू, सेक्शन टू में ये है कि एडल्ट के बारे में बताया गया है कि कंप्लीटेड 18 ईयर एज उसे एडल्ट कहते हैं। तो आपको ऐसे पूछेगा कि एडल्ट का डिफिनेशन किस सेक्शन में है, एडल्ट का डिफिनेशन फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में है, सेक्शन टू में है। तो सेक्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेक्शन जो है आपको जितने भी एक्ट हैं सब में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन टू, सेक्शन टू में बताया गया है कि एडल्ट कौन है, तो हम सब जानते हैं कि जो 18 ईयर्स का एज कंप्लीट कर लिया है उसे एडल्ट कहते हैं। चाइल्ड किसे कहते हैं, सेक्शन टू के अनुसार, कि नॉट कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, जिसने 15 साल का उम्र अभी कंप्लीट नहीं किया है उसे चाइल्ड कहेंगे। एडोलसेंट किसे कहेंगे, तो कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट नॉट 18 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल कंप्लीट हो गया है लेकिन 18 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि 18 साल कंप्लीट होगा तो वो अडल्ट हो जाएगा, है ना, तो उसको अडोलसेंट बोलते हैं। 15 साल, किशोरावस्था बोलते हैं ना इसको, किशोरावस्था, किशोर। कंप्लीटेड 15 ईयर्स, 15 साल कंप्लीट कर लिया बट 18 ईयर्स अभी नहीं हुआ है। इस फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन टू में के अनुसार, मैं सेक्शन बार बार बोलता हूँ ताकि आपको याद भी हो, है ना। सेक्शन टू के अनुसार यंग पर्सन किसे कहते हैं, तो सेक्शन टू के अनुसार यंग पर्सन वो है जो चाइल्ड है या तो अडोलसेंट है ना। तो चाइल्ड की डेफिनेशन आप यहाँ जानते हैं कि 15 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। एडोलसेंट उसे कहते हैं जो 15 ईयर्स कंप्लीट तो कर लिया है लेकिन 18 ईयर्स अभी नहीं हुआ है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, यंग पर्सन कहते हैं। इस एक्ट में जहां भी लिखा होगा कॉम्पिटेंट पर्सन, तो उसका क्या मीनिंग होगा। इस एक्ट में जहां भी कॉम्पिटेंट पर्सन लिखा होगा उसका मीनिंग होगा चीफ इंस्पेक्टर। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब चीफ इंस्पेक्टर, मुख्य निरीक्षक। या तो वो, या तो उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई पर्सन, या तो इंस्टीट्यूशन,
जो फैक्ट्री का टेस्ट, एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। चीफ इंस्पेक्टर ने अगर किसी को वो अपॉइंट करता है, किसी पर्सन को अपॉइंट कर देता है, किसी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट कर देता है कि आप फैक्ट्री का टेस्ट करेंगे, है ना। टेस्ट मतलब उसका ऑब्जर्वेशन लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसका विजिट करेंगे, ऑडिट करेंगे, है ना, इंस्पेक्शन करेंगे, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो जाएगा उस समय, है ना। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने डीएम को बना दिया, डीएम को बना दिया है कि आपके एरिया में जितने भी फैक्ट्रीज हैं, वहां आप देखेंगे कि ये रूल जो ये एक्ट है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दैट इज डीएम इज द कॉम्पिटेंट पर्सन, है ना। डीएम क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन हो जाएगा। तो जहां भी कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब होगा तो ये हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा तो मतलब क्या करे, कौन करेगा, चीफ इंस्पेक्टर ही करेगा, है ना। स्टेट लेवल पर होता है चीफ इंस्पेक्टर। इसी सेक्शन 2 में हजार्डस प्रोसेस को बताया गया है। हजार्डस प्रोसेस मतलब बताया गया है कि किस प्रोसेस को हजार्डस प्रोसेस कहा जाएगा, है ना। हजार्डस प्रोसेस कहा जाएगा। तो हम लोग अभी पढ़ा कि लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज शेड्यूल 1 में दिया गया है, शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है कि लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो हजार्डस प्रोसेस करता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किए गए एक्टिविटी या प्रोसेस, है ना, हजार्डस प्रोसेस। शेड्यूल देख लीजिएगा, या शेड्यूल मैं ही दे दूंगा, है ना। उसमें देखिएगा जितने सारे बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो वो सारे हजार्डस। आप उसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख कर ही हम लोगों को भी पता लग जाएगा कि ये हजार्डस प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किए हुए जितने भी एक्टिविटी या प्रोसेस हैं, दैट इज हजार्डस प्रोसेस। ठीक है। एक्चुअल में इसमें क्या होते हैं कि वैसे रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट या तो वेस्ट जिससे कनेक्टेड पर्सन को या जनरल इन्वायरमेंट को डैमेज हो, यही हजार्डस प्रोसेस है ना। हजार्डस प्रोसेस ऐसे हैं जिस जो हो सकता है, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, बाय प्रोडक्ट हो सकता है, या तो वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, जिससे उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को, है ना, नुकसान पहुंचे, डैमेज करे, या तो इन्वायरमेंट को नुकसान करे, है ना। जैसे हमारा इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री है, वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट केमिकल ही होता है ना। तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। हम लोगों के फैक्ट्री में क्या है, ऑयल रखा हुआ, ऑयल है, ग्रीस है, और भी बहुत तरह के केमिकल हैं। तो पेंट है, तो ये जमीन में अगर ऐसे ही छोड़ देंगे खुले में, अगर प्रॉपर उसको प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे, तो नीचे जमीन में गिर जाता है, तो जमीन में जाके चला जाएगा, तो जमीन खराब होता है, हमारा जो अर्थ है वो खराब होता है। तो वो भी एक हजार्डस है ना। वो भी हजार्डस है, हजार्डस प्रोसेस हो गया वहां पर। तो हजार्डस वेस्ट भी हो गया। तो इवन जो कॉपर ऑपर है, ये सब भी हजार्डस में आता है। हम्म। तो उसके बाद इसी एक्ट में बताया गया है कि डे क्या होगा, वो 24 घंटे का होगा, है ना। एक दिन को 24 घंटे का माना जाता है। वन डे मतलब 24 आवर्स, बिगिनिंग एट मिडनाइट। कब शुरू होता है ये, तो एक दिन शुरू कब होगा, रात में 12 बजे से स्टार्ट होता है ना। 12 बजे से स्टार्ट होकर नेक्स्ट, यानी वापस 12 बजे रात तक, दैट इज वन डे। वीक क्या मतलब है, पूछेगा किस किस सेक्शन में वीक को डिफाइन किया गया है। तो इसी सेक्शन 2 में वीक को डिफाइन किया गया है कि वीक मतलब होगा 7 डेज। एक वीक का मतलब होगा 7 डेज, बिगिनिंग एट मिड नाइट ऑफ सैटरडे। वीक होगा 7 डेज का, क्योंकि 24 घंटा ही शुरू होता है। डे स्टार्ट होता है कब से, मिडनाइट से। तो ये भी वीक भी शुरू होगा आपका, स्टार्ट जो होगा मिडनाइट से, लेकिन किस दिन, किस मिडनाइट से, सैटरडे की मिडनाइट से। मंडे के मिडनाइट से नहीं, ऐसा नहीं कि संडे के मिडनाइट से शुरू हो जाएगा कि मंडे शुरू हो गया है, नहीं। सैटरडे के मिडनाइट से वीक स्टार्ट होता है ना। तो फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या कहलाएगा, दैट इज संडे, नॉट मंडे, है ना। या तो ये है, ये फिक्स किया गया है, या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए फिक्स किया गया कोई अदर मिडनाइट। या तो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कोई कोई और डे को भी फिक्स कर सकता है कि यहाँ से वीक स्टार्ट होगा, है ना, कर सकता है, कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए कर सकता है। लेकिन जनरल वे में ये होगा, 7 डेज होगा।
और सैटरडे के मिडनाइट को स्टार्ट होगा। इसी सेक्शन 2 में बताया गया कि पावर क्या है। पावर क्या है? तो इसमें बताया गया है कि पावर का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर का मीनिंग है कि अब इस पूरे एक्ट में जहां भी पावर वर्ड आएगा, इस पूरे एक्ट में जहां भी पावर वर्ड आएगा, तो उसका उसका मतलब क्या समझेंगे हम? पावर वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब हम लोग यही समझेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, जहां भी इस एक्ट में पावर का वर्ड आएगा तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी, या तो मशीन के द्वारा ट्रांसमिट किया गया, बनाया गया कोई एनर्जी, नॉट ह्यूमन और एनिमल जनरेटेड एनर्जी। ऐसा नहीं कि आदमी और जानवरों से बनाया गया एनर्जी, दैट मीन देखिए, जैसे वो जहाँ पर जैसे जानवर पहले क्या ना वो, जिसमें एक गन्ना की पेराई होती है ना, ये बोलते हैं ना गन्ना का जो रस निकाला जाता था, वो पहले जानवर चलते थे, बोलिए। को चलाया जाता था और उससे निकलता था, है ना। तो वो नहीं, वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो जानवर से जनरेट हो रहा है। अगर वही इंसान भी चलाए तो दैट इज वो एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैकेनिकली मतलब अगर सपोज कीजिए पानी ऊपर से आ रहा है और उसके नीचे एक हमने मशीन लगा दिया, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे टरबाइन लगा दिया, तो उससे वो ट्रांसमिट हो रहा है एनर्जी, वो एनर्जी चलेगा, है ना। मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी है, वो एनर्जी चलेगा। तो पावर का मतलब अगर इस एक्ट में यहाँ पर यही होगा। ठीक है, इस एक्ट में लिखा गया है कि प्राइम मूवर क्या है। इस एक्ट में है कि प्राइम मूवर क्या है। तो प्राइम मूवर का जनरली जो मतलब है, इंजन या तो मोटर और एटसेट्रा एटसेट्रा, तो खैर कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन प्राइम मूवर इंजन को, जो इंजन मूव करवाता है, या मोटर जो मूव कराता है, दैट इज प्राइम मूवर। मुख्य मूवर यही है। ट्रांसमिशन मशीनरी। ट्रांसमिशन मशीनरी क्या है? इस एक्ट में जहां भी ट्रांसमिशन मशीनरी जैसा वर्ड आएगा तो उसका मतलब हो सकता है कि शाफ्ट हो, व्हील हो, पुल्ली हो, ड्रम हो, एटसेट्रा, जिसे प्राइम मूवर द्वारा स्पीडिंग एनर्जी दी जाती है। ये तो आप लोग सब बहुत टेक्निकल होंगे तो जानते ही हैं इस बात को, कि जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर इंजन है या मोटर है, इससे शाफ्ट में या व्हील में या पुल्ली में या ड्रम में क्या दिया जाता है, स्पीडिंग एनर्जी दी जाती है ना। हो सकता है चेन के थ्रू दिया जाता हो, बेल्ट के थ्रू दिया जाता हो, या गियर्स के थ्रू दिया जाता हो, जिससे भी दिया जाता हो, ट्रांसमिट किया जाता है, स्पीडिंग एनर्जी ट्रांसमिट किया जाता है। तो दैट इज ट्रांसमिशन मशीनरी। ठीक है, अब आते हैं मैसनरी। तब मैसनरी क्या बन गया? प्राइम मूवर प्लस ट्रांसमिशन मशीनरी। प्राइम मूवर इंजन हो गया, और ट्रांसमिशन मशीनरी में शाफ्ट व्हीली, शाफ्ट व्हील, ये मिला के और कुछ भी जो भी है एटसेट्रा, ये मिला के मशीनरी कहला गया। तो मशीनरी में मेनली क्या होगा, प्राइम मूवर तो होगा ही, और ट्रांसमिशन मशीनरी भी होगा। ठीक है, तो वो मशीनरी कहलाएगा। अब जो सब पे इंपॉर्टेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इससे क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि किस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाएगा, किस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाएगा। तो मेकिंग, कुछ चीज बनाना है, जनरल वे में कोई भी चीज बनाना। ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग करना। रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, धोना, क्लीनिंग करना, ब्रेकिंग अप, तोड़ना, डिमोलिश, डिमोलिश करना, है ना। पंपिंग ऑयल, ये देखिए, पंपिंग ऑयल, वेस्ट, सीवेज, एटसेट्रा, है ना।
ऑयल को पंप करना, या वाटर को पंप करना, या सीवेज को पंप करना, या अदर कोई लिक्विड आइटम को पंप करना, दैट इज वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। देखने में तो नहीं लगता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चर का हम लोग सीधा मतलब समझ रहे हैं कि कुछ चीज बनना चाहिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ चीज बनना चाहिए, लेकिन बन नहीं रहा है इसमें, है ना। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तो आप याद रखिएगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना, है। जनरेशन, या तो ट्रांसफॉर्मेशन, या तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर, है ना। या तो पावर को आप जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं किसी मोड में, ट्रांसमिट कर रहे हैं, या तो कहीं और दे रहे हैं पावर को, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफ, बुक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, फिनिशिंग ऑफ शिप, और पानी पानी स्टील। एक तो वो चाय आए वाला अब देख के कैंसिल स्टोरिंग इन कोल्ड स्टोरेज, इवन कि कोल्ड स्टोरेज में जो सामान को रख रहे हैं, स्टोर कर कर रख रहे हैं, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है ये बात। लिथोग्राफी है वैसे। हाँ, वो भी आ रहा है, जो पत्थरों पे लिखते हैं, कार्विंग करते हैं, है ना, ये प्रोसेस भी आ रहा है। तो आपको ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एकदम याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है। ठीक है। अब है कि वर्कर्स, इस एक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, वर्कर्स किसे कहा गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो ऊपर में एवब सेट जो ऊपर में लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे सभी पर्सन, है ना, जितने भी पर्सन हैं, जिसे डायरेक्टली या तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, डायरेक्टली मतलब अपने फैक्ट्री में देखिए तो डायरेक्टली, है ना, जो हम लोग आए हैं डायरेक्टली आए हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, या तो डायरेक्टली या तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इसका मतलब हो रहा है, या तो आप आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, हो सकता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, जैसे आपके फैक्ट्री का जो एचओडी है, जीएम है, सीजीएम है, ईडी है, जो भी है, दैट इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज में है ना, या तो उसके नॉलेज में नहीं है। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय आते हैं, जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं वो, तो उसमें हो सकता है एम्प्लॉयर के नॉलेज में, जो चीफ एम्प्लॉयर है उसके नॉलेज में ना हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज में ना हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन है। उसको तो पता है सिर्फ कि इतने पर्सन आ रहे हैं, 100 पर्सन आ रहे हैं, है ना, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है उनके पास नहीं जाता है एम्प्लॉयर का। तो इसने इसलिए इसने बताया कि ये वर्कर्स के लिए बना है। तो उसमें इस कंडीशन में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि मेरे नॉलेज में तो है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर लाया है इसे, है ना, मैं नहीं जानता हूँ कौन है ये। तो इसलिए इसने लिख दिया है कि विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज में हो या ना हो, है ना, तो भी वो वर्कर्स कहलाएगा। और ये अपॉइंटमेंट फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट हो, मतलब चाहे ये जो अपॉइंटमेंट है रेम्यूनरेशन के लिए हो रहा है और नहीं हो रहा है, मतलब पैसे के, है ना, बदले में, वेजेस के बदले में, हो सकता है वेजेस, बिना वेजेस दिए भी उसे काम करवाया जा रहा हो, कुछ और बात हो, है ना, कुछ और चीजें हो सकता है कि बिना वेज का भी काम हो सकता है, कर सकता है। तो चाहे वेज के, है ना, के लिए काम कर रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, तो भी उसे वर्कर माना जाएगा, है ना। कह जाएगा कि इसे बिना वेज के लिए खुद से काम कर रहा है तो भी वर्कर है ना। तो वर्कर का डेफिनेशन ये है, इसे वर्कर के कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इसमें एग्जाम्प्ट है कि लेकिन इसमें आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस मतलब एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी के जो भी एम्प्लॉय है ना, मतलब जो आर्म्स फोर्सेस हैं, फोर्सेस जो आर्म्स फोर्सेस हैं, है ना, जो
आर्मी है, नेवी है ना, एयरफोर्स है, उनको नहीं रखा गया है वर्कर से कैटेगरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और वर्कर्स में कौन नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन जो आ सकता है, जो आता है इस तरह से पॉइंट वाइज करके भी, है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे हैं, एक पॉइंट कर देगा। डायरेक्टली, डायरेक्टली जो है नॉलेज एम्प्लॉयर के नॉलेज में है या नहीं है ना, इस तरह का क्वेश्चन बना के कि तो क्या ये वर्कर होगा, नहीं वर्कर होगा। जनरली हम लोगों को लगेगा कि अगर वो एम्प्लॉयर के नॉलेज में नहीं है तो वर्कर नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट, रेम्यूनरेशन के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो भी वर्कर माना जाएगा वो, है ना। अब देखते हैं इसी सेक्शन में, सेक्शन टू में ही फैक्ट, सेक्शन टू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा डिफिनेशन बताया गया है कि इस फैक्ट्री एक्ट में जितने भी इस पॉइंट्स आएंगे उनका डिफिनेशन क्या होगा। तो सेक्शन टू बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां भी डिफिनेशन वर्ड आएगा या डेफिनेशन वर्ड नहीं भी आएगा, किसी के बारे में पूछ रहा है तो आप सिर्फ याद रखिएगा कि वो सेक्शन टू में है, सेक्शन टू में है। ठीक है, इसी सेक्शन टू में आगे बताया गया है कि फैक्ट्री क्या होगा, है ना, फैक्ट्री क्या होगा। तो इन्होंने बताया, दो डेफिनेशन दिया। फर्स्ट डेफिनेशन में कहा कि जहां पर 10 या 10 से अधिक वर्कर पावर के हेल्प से पिछले 12 मंथ में किसी भी दिन काम किए हों। अब पावर हम लोग समझ गए कि पावर का मतलब क्या हो रहा है ना, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रही है या मैकेनिकल ट्रांसमिटेड कोई भी एनर्जी हो रही है ना। तो 10 या 10 से अधिक, और वर्कर कौन है, फिर वर्कर का डेफिनेशन यहाँ आ गया, है ना, वर्कर कौन हो सकता है। तो 10 या 10 से अधिक वर्कर पावर के हेल्प से पिछले 12 महीने में किसी एक दिन भी काम किए हों तो उसे फैक्ट्री के कैटेगरी में रखेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग फैक्ट्री के एक्ट में रखेंगे, ये फैक्ट्री है। उसके बाद सेकंड में है कि जहां पर 20 या 20 से अधिक, ना 20 या 20 से अधिक वर्कर्स विदाउट पावर, बिना पावर के हेल्प से 12 महीने में किसी दिन भी काम किए हों तो वो भी फैक्ट्री माना जाएगा। हो सकता है बिना पावर के भी काम भी तो कर सकता है। सपोज कीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जहां पर कि हो सकता है कि लकड़ियों का कुछ काम होता होगा, या जो वो हैंड आर्ट होते हैं ना, जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, हाथ से कुछ चीजें बनती हैं, तो उन सब में पावर की जरूरत भी नहीं है ना, पावर की जरूरत नहीं है, तो विदाउट पावर की हेल्प से बन सकता है। तो क्या उसको इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा, फैक्ट्री नहीं माना जाएगा? तो माना जाएगा। अगर उसमें 20 या 20 से वो अधिक वर्कर किसी भी दिन पिछले 12 महीने में बिना पावर के हेल्प से भी काम किए हों तो वो फैक्ट्री कहलाएगा। तब इससे फैक्ट्री एक्ट लागू होगा। क्यों फैक्ट्री बोला जा रहा है कि अगर ऐसा चीज है तो फैक्ट्री एक्ट लागू करना पड़ेगा आपको वहां पर। इस फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ऑक्युपायर कौन होता है? एक जाना पहचाना क्वेश्चन जो अक्सर पूछते ही रहता है, रिपीट होते रहता है। ऑक्युपायर कौन होता है? द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्रीज। आपके फैक्ट्री का ऐसा पर्सन, यानी फैक्ट्री का ऐसा पर्सन जिसके पास अल्टीमेट पावर हो, है ना, अटमोस्ट और अल्टीमेट पावर हो। ऐसे समझिए कि सबसे अधिक पावर आपकी फैक्ट्री में, सबसे अधिक पावर किस हो सकता है? जिस फैक्ट्री में सीजीएम होता है सीजीएम के पास होगा, जिस फैक्ट्री में ईडी है ईडी के पास होगा, कहीं जीएम है तो जीएम के पास। तो वो ऑक्युपायर होगा जिसके पास अल्टीमेट पावर है, सबसे अधिक पावर है। तो अब कुछ केसेस हैं, जैसे फर्म, या तो फर्म होगा कोई, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के केस में कोई एक ही पार्टनर या मेंबर ऑक्युपायर होता है। जैसे कोई एक फर्म बना लिया है, या उसमें 10 5 आदमी मिल गए, और 10, जैसे 5 आदमी मिल गए, अब पांचों का जो शेयर होल्डर है या शेयर है उसमें बराबर है, या तो पांचों जो है एक रैंक पे है ना, पांचों एक रैंक पे है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई हेल्प करने वाला है
या कोई इस तरह का चार पांचों पार्टनर एक्टिव पार्टनर हैं, तो उस केस में ऐसा नहीं कि पांचों ऑक्यूपायर हो जाएगा, किसी एक को ऑक्यूपायर बनाना पड़ेगा, किसी एक को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, है ना। कंपनी के केस में अगर कोई कंपनी है, तो कंपनी में जानते हैं डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, है ना। लेकिन उसमें किसी एक डायरेक्टर को ऑक्यूपायर बनाना पड़ेगा। कोई एक ही डायरेक्टर, डायरेक्टर अगर 10 हैं तो भी एक डायरेक्टर ऑक्यूपायर होगा। SG CG PSU सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU के अंडर में जो कंट्रोल में ने जो फैक्ट्रीज रहती हैं उसमें GM ही ऑक्यूपायर होता है। GM क्या होता है? ऑक्यूपायर होता है। तो GM वर्ड को लेके मत चलिएगा, है ना। किसी के यहाँ अगर GM, जनरली GM वर्ड ही लिखा रहेगा, क्योंकि इस फैक्ट्री एक्ट में GM वर्ड को यूज किया गया है ना। आपके यहाँ CGM है, किसी के यहाँ ED है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, फैक्ट्री एक्ट में GM लिखा गया है। तो GM क्या है? ऑक्यूपायर है, ठीक है। ऑक्यूपायर है तो रिस्पॉन्सिबल भी सबके लिए वही है। अगर ऑक्यूपायर है तो सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल वही GM ही होगा, है ना। इसी एक्ट में बताया गया है सेक्शन 2 में ही कि ग्रुप या रिले को डिफाइन किया गया है, और ये क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ग्रुप नहीं, रिले को कहता है। रिले क्या है? जब दो या दो से अधिक सेट्स ऑफ वर्कर्स द्वारा एक ही प्रकार के काम को दिन मतलब 24 घंटे में के अलग अलग शिफ्ट में किया जाए, तो सेट्स ऑफ वर्कर को ग्रुप या रिले कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? एक दिन होता है 24 घंटे का, 24 घंटे में समझ लीजिए 8-8 घंटे की ड्यूटी है, तो 3 शिफ्ट, 8-8 घंटे की ड्यूटी में 3 शिफ्ट हुआ। कोई सेट्स ऑफ वर्कर हैं, तो वर्कर्स में जैसे एक सेट में 5 वर्कर हैं, कोई ग्रुप है जिसमें 5 वर्कर हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट ग्रुप में 5 वर्कर हैं, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 5 वर्कर हैं, 3 ग्रुप हैं, लेकिन काम एक ही कर रहा है। काम क्या कर रहा है? एक ही काम कर रहा है, तो इसको रिले कहते हैं। तो वो जो सेट्स ऑफ वर्कर है 5-5 का, उसको रिले कहते हैं, या ग्रुप, ग्रुप तो कहा ही जाता है, तो रिले भी कहते हैं। सेक्शन 4। अब सेक्शन, इस सेक्शन को याद रखिए। सेक्शन 2 खत्म हुआ। सेक्शन 4 है, स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो एक ही फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट को एक ही फैक्ट्री कंसीडर करे या सभी को अलग अलग फैक्ट्री डिक्लेयर करे। तो ये सेक्शन याद रखिएगा, किस सेक्शन में दिया गया है और किसको पावर दिया गया है। सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो, जैसे कोई एक फैक्ट्री है, आपका ही एक कोई फैक्ट्री है, तो आपके फैक्ट्री में भी बहुत तरह के अलग अलग काम होते हैं। अब हम, मैं अपना फैक्ट्री देखूं, मेरे फैक्ट्री में एक जगह स्टालियन व्हीकल बन रही है, एक जगह LPT व्हीकल बनता है, एक जगह यहाँ तो हो गया ऑटोमोबाइल का काम हो गया, लेकिन एक जगह तो गन भी बन रहा है, सारंग गन ओवरऑल होता है, वो बन रहा है। तो काम तो अलग अलग हो गया ना, डिपार्टमेंट भी अलग अलग हो गया। तो हो सकता है कहीं पर केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो एक ही फैक्ट्री के अंदर उसको अलग अलग फैक्ट्री भी डिफाइन कर सकता है। अलग अलग फैक्ट्री भी, किसी को हजार्डस के कैटेगरी में रख देगा, है ना, फैक्ट्री में, कि यहाँ पर आपके यहाँ इस जगह हजार्डस प्रोसेस हो रहा है, तो दैट इज हजार्डस फैक्ट्री। तो कर सकता है, पावर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को। सेक्शन 4। सेक्शन 5, पब्लिक इमरजेंसी, है ना। पब्लिक इमरजेंसी में क्या आ सकता है? वार, या तो इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति, है ना। वॉर या तो इंटरनल डिस्टरबेंस। जैसे इमरजेंसी जो लगाया गया था वो किसी इसी के बेस पे लगाया गया था ना, इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे लगाया गया था, है ना। तो अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी हो, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी फैक्ट्री को इस एक्ट के प्रोविजन से, प्रावधानों से छूट, एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, लेकिन ये छूट सेक्शन 67 पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन आया है ना, कि किस सेक्शन में, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि किस सेक्शन पर एग्जेम्पशन नहीं होता है। तो सेक्शन 67 में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। हो सकता है पब्लिक इमरजेंसी के समय अगर वार, समझ लीजिए वार डिक्लेयर हो जाए, तभी आपके काम के घंटे बढ़ जाएंगे, है ना। हो सकता है बिना OT का आपको 12 घंटे काम करवाया जा सकता है, बिना OT का, क्योंकि पब्लिक इमरजेंसी है।
तो इस एक्ट के रूल को वो बदल सकता है, छूट दिया जा सकता है। लेकिन 67 पर लागू नहीं हो गया, क्योंकि 67 जो सेक्शन है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, कि उसमें 14 ईयर्स के नीचे बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता है। तो उस पर कोई छूट नहीं है, वार के समय भी आप नहीं करवा सकते हैं। तो ये सेक्शन 67 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है सेक्शन 67। ठीक है। सेक्शन 6 में आते हैं, अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज। सेक्शन 6 में बताया गया है कि फैक्ट्री का अप्रूवल कैसे मिलेगा, उसको लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो इसमें है कि फैक्ट्री के अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रूल बनाया जाएगा, है ना। जिस स्टेट गवर्नमेंट के एरिया में आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया के लिए फैक्ट्री के अप्रूवल कैसे दिया जाएगा, उसको लाइसेंस कैसे दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए वो खुद से रूल बनाएगा। ठीक है, खुद से क्या बनाएगा, रूल बनाएगा। न्यू फैक्ट्री स्टेब्लिश करने या फैक्ट्री के एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर को देना होता है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई न्यू फैक्ट्री स्टेब्लिश करना है आपको, जैसे कोई फैक्ट्री बनाना है, तो आप एप्लीकेशन कहाँ देंगे, किसे देंगे आप, चीफ इंस्पेक्टर को देंगे, है ना। स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर क्या होता है, चीफ इंस्पेक्टर होता है ना, चीफ इंस्पेक्टर होता है। मतलब आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मैं फैक्ट्री स्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो आपको फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए क्वेश्चन सीधा आएगा कि कहाँ पर देंगे आप एप्लीकेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट या तो चीफ इंस्पेक्टर। यदि एप्लीकेशन, अरे बोर्ड पे क्यों लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिखिएगा, ट्राई करते हैं। यदि आपने एप्लीकेशन दिया, ठीक है, यदि एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड किया है, सेंड करने के डेट से 3 मंथ के अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो फैक्ट्री को डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। आपने एप्लीकेशन दिया, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पोस्ट भेज दी, है ना, और 3 महीने के अंदर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो फैक्ट्री को डीम्ड रजिस्टर मान लीजिए कि आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, है ना, डीम्ड रजिस्टर माना, मान लिया जाएगा। कितने दिन में, 3 महीने के अंदर, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये जो फैक्ट्री एक्ट है, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि फैक्ट्री एक्ट काफी, यानी जो फैक्ट्रीज के मैनेजमेंट के लिए काफी डरावना होता है ना। इसके बेस पे चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट, है ना, बहुत कुछ कर सकता है, करता नहीं है लेकिन बहुत कुछ कर सकता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जो वर्क कल्चर है ना, अ, वो पूरा तरह से इसको फॉलो नहीं करता है, मतलब उसके अनुसार नहीं है अगर देखिएगा तो, है। ना ही हजार्डस का बहुत ज्यादा कुछ है इसके लिए, है। तो अपने फैक्ट्री में मैं देखता हूँ कि जो इंस्पेक्टर आते हैं हजार्डस डिपार्टमेंट से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो आते हैं, तो उसमें जो जो ऑफिसर विजिट करने आता है, वो ग्रुप बी का ऑफिसर होता है ना, ग्रुप बी का ऑफिसर होता है। और लेकिन जानते हो उसे ट्रीट कौन करता है, सीजीएम ट्रीट करता है उसे, मतलब इंटरटेन जो करता है उसको सीजीएम इंटरटेन करता है एक ग्रुप बी ऑफिसर को। जबकि जनरली ग्रुप बी ऑफिसर को सीजीएम तो कभी कुछ करेगा ही नहीं, अपने पास आने भी नहीं देगा। लेकिन चूंकि वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आ रहा होता है, इसलिए उसको खुद से वो इंटरटेन करता है ना। प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, हमारे फैक्ट्री में विजिट होने वाला था, तो विजिट का डेट रखा गया था, उस डेट में सीजीएम जो हमारा छुट्टी पे रहता है, तो उसने इसको रिशेड्यूल करवाया, बोला नहीं मैं जिस दिन रहूं मैं उसी दिन उसको बुलाओ, और उस दिन मेरे सारे जितने भी मीटिंग्स हैं वो कैंसिल करो, है ना। उसके डिनर का अलग, वो मेरे साथ ही डिनर करेगा, उसके साथ नहीं करेगा, इस टाइप का। तो इतना खौफ रहता है इन लोगों का, चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जनरली सारे
ये भी तो वही है, सरकारी है, गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट है, तो ये थोड़ा कहानी हो जाता है इसलिए। लेकिन अगर इस एक्ट को लागू कराना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से लागू करा सकता है। और उस केस में डायरेक्ट किस पे होता है? सीजीएम पे होता है, मतलब जो आपको आपको पायर है, बाकी कुछ को किसी को नहीं होगा, आपको पायर को रिप्लाई करना पड़ेगा, जवाब उसे देना पड़ेगा। उससे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमारे फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ है, प्राइवेट वर्कर्स जो हैं वो, जो कॉन्ट्रैक्चुअल के थ्रू सीट्स सारे बदले जा रहे हैं, उसमें गिरकर दो एक्सीडेंट से मर गए हैं, है ना। तो उसके लिए सीजीएम यानी को बहुत जवाब देना पड़ रहा है। और यहाँ तक कि जो लेटर लिखा जाता है उसको सीजीएम खुद से करेक्ट करता है, मैं देखा हूँ, है ना। सीजीएम खुद से ये डिक्टेट करके करेक्ट करवाता है कि नहीं लेटर में ये लिखो, ये लिखो, मतलब प्रेशर उस पर रहता है, अल्टीमेट जो आपका ऑक्युपायर है, ठीक है। तो ये तो था अलग बात। 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो वो डीम रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। सेक्शन 2, सेक्शन 7, है ना। तो सेक्शन 6 में क्या है, याद रखिएगा कि फैक्ट्रीज का अप्रूवल है, लाइसेंसिंग है और रजिस्ट्रेशन है ना। सेक्शन 7, नोटिस बाय ऑक्युपायर। न्यू फैक्ट्री में काम स्टार्ट करने से 15 दिन पहले ऑक्युपायर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाएगा। बहुत बार पूछा है सब क्वेश्चन, है ना। तो सेक्शन के सेक्शन में अब सेक्शन याद रखिएगा कि सेक्शन 7 में है नोटिस बाय ऑक्युपायर। ऑक्युपायर एक नोटिस देगा, कोई अगर नया फैक्ट्री है उसमें काम स्टार्ट करना है तो 15 दिन पहले ऑक्युपायर चीफ इंस्पेक्टर को एक नोटिस देगा कि हम इस डेट से काम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। फैक्ट्री में जब भी कोई न्यू मैनेजर या तो ऑक्युपायर अपॉइंट होता है, कोई नया ऑक्युपायर अपॉइंट होता है, तो अपॉइंट होने के विदिन 7 डेज ऑक्युपायर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस दिया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस दे दिया जाएगा कि हम हमारे यहाँ ऑक्युपायर अपॉइंट हुआ है, अब ऑक्युपायर ये होगा, है ना। ठीक। तो ये दोनों याद रखिएगा, 15 दिन पहले। न्यू फैक्ट्री में कंफ्यूज नहीं करना है, न्यू फैक्ट्री में काम स्टार्ट करने से पहले 15 दिन पहले नोटिस, और ऑक्युपायर अपॉइंट होने पर कोई नया दिन तो विद इन 7 डेज। यहाँ पर क्या है, अपॉइंट होने के बाद विद इन 7 डेज, है ना। और यहाँ पर है कि काम स्टार्ट करने के पहले ही 7 डेज, तो 15 डेज। ठीक है, ये अंतर है दोनों। सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर किसको, कुछ लिमिटेड एरिया के लिए, एडिशनल इंस्पेक्टर, ज्वाइंट इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर पे अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, पूरे स्टेट के लिए एक चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर जो होता है उसका एरिया लिमिटेड होता है ना। उसी के नीचे एडिशनल इंस्पेक्टर होता है, ज्वाइंट इंस्पेक्टर, जैसे हमारे यहाँ जीएम होता है तो एडिशनल जीएम होता है, फिर ज्वाइंट जीएम होता है, उसी तरह से ये हो सकता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर डीएम होता है, जो डीएम होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर होता है। उसी के नीचे जो एडिशनल वो एसडीएम होगा, एडीएम होगा, उस सबको बना देगा एडिशनल इंस्पेक्टर, जॉइंट इंस्पेक्टर, इस टाइप को बनाएगा। सेक्शन 10, सेक्शन 10 में सेक्शन ही याद रखिएगा, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 10, कि सेक्शन 10 में बताया गया है कि सर्टिफाइंग सर्जन, सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में बताया गया सेक्शन 10 में। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को सर्टिफाइंग अपॉइंट किया जाएगा, सर्टिफाइंग सर्जन। इसके द्वारा वर्कर के एज, हेल्थ और मेडिकल सुपरविजन को सर्टिफाई किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि जो डॉक्टर्स हैं वही क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको सर्टिफाइंग, जनरली जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं उसी को अपॉइंट करता है, सर्टिफाइंग सर्जन अपॉइंट करता है, जो इस बात को देखेगा कि अगर कहीं ऐसा मामला आया, है ना, वर्कर के एज से रिलेटेड, कि ये 14 साल का यानी चाइल्ड लेबर है, तो उसका एज का हो सकता है कोई प्रूफ ना हो, एज का कोई प्रूफ ना हो, तो कौन इसे तय करेगा? स्टेट गवर्नमेंट खुद से तो कोई ऑफिसर नहीं कर सकता ना, इन सभी चीजों के लिए उसके पास क्या लगेंगे, डॉक्टर। तो वो डॉक्टर को अपॉइंट करता है
है ना, पहले से करके रखा होता है कि ये सर्टिफाइंग सर्जन है हमारा, तो वो उसके एज को देखेगा। बहुत सारे हो सकते हैं, उसके पास तरीके होते हैं, जो भी होता है वो हेल्थ कंडीशन देखेगा। अगर कहीं मामला फंसता है कि इसका जो हेल्थ खराब हुआ है आपके इस इंडस्ट्री के इस प्रोसेस के कारण खराब हुआ है, मतलब हमारा जो हेल्थ है जो खराब हुआ है वो इंडस्ट्रियल रिलेटेड हजार्डस वर्क है ना, नोटिफाइड जो डिजीज है वो हुआ है हमें, तो कौन तय करेगा? यही तय करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 10 में सर्टिफाइंग सर्जन को बताया गया है। कौन इसे बनाएगा, कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। चैप्टर 3 है ना, क्योंकि पहले 1 2 चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह के नहीं है, लेकिन चैप्टर 3 जो चूंकि इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी इसमें याद रखना क्योंकि चैप्टर 3 हेल्थ से रिलेटेड है ना, हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए इसका चैप्टर भी याद रखिएगा कि चैप्टर 3 में हेल्थ से रिलेशन बताया गया है। हेल्थ, तो हेल्थ में कुछ ऐसा पढ़ने को है नहीं जनरली, है ना, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें आप समझ जाएंगे बहुत इजी में, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा हूँ कुछ, है ना। सिर्फ चैप्टर याद रखिएगा, चैप्टर 3 हेल्थ से रिलेटेड है। सेक्शन 11 आते हैं, उसमें है क्लीनेश। ये सेक्शन याद रखिएगा किस किस सेक्शन में क्लीनेस से रिलेशन है, तो सेक्शन 11 में। ठीक है, सेक्शन 11 कैसे याद रखिएगा? देखिए क्लीनेस में ना 2 L है ना, क्लीनेस में 2 L है, और 2 L मिलकर ऐसे क्या हो गया? 11 हो गया। तो सेक्शन 11 क्या है? क्लीनेस से रिलेशन है। ठीक है, क्लीनेस में 2 L है, 2 L ऐसे लगा तो 11 बन गया। सेक्शन 11 क्या है? क्लीनेस से रिलेटेड है, अभी हमेशा आपको याद रहेगा। ये सब याद रखने के लिए आप खुद से बना सकते हैं, है ना, बहुत कुछ बनाना पड़ता है याद रखने के लिए, और उसे इजी याद रहता है। आप कोई ट्रिक बना लीजिए, है ना। क्या कहता है कि सॉफ्ट फ्लोर को, है ना, प्रत्येक वीक में एक दिन क्लीन किया जाएगा। ये सब याद रखिएगा कि जो सॉफ्ट फ्लोर को कब कितने दिन में क्लीन करना है, तो वीक में एक दिन जरूर क्लीन किया जाएगा। ऐसा होता है हमारे यहाँ? क्या अपने यहाँ, अपने यहाँ तो सालों से बरसों से नहीं क्लीन होता है सॉफ्ट फ्लोर को। ऑफिस तो अलग बात है, ऑफिस नहीं, सॉफ्ट फ्लोर को। सॉफ्ट फ्लोर को यहाँ तो देखते हैं कि सॉफ्ट फ्लोर में तो यानी इतना मोटे लेयर उसके जम जाते हैं ऑयल के, तो ऑयल से रिलेटेड जो है पूरा एकदम काला दिखता है, जबकि वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, है ना। कह रहा है कि एक वीक में एक दिन क्लीन होना चाहिए, ताकि कि जमीन पे ना स्लिपरी ना हो पाए, स्लिपरी ना जमीन हो, ताकि सल जाएंगे। वॉल सीलिंग को वॉशेबल पेंट से 3 साल में एक बार पेंट करना चाहिए ना। अगर वॉशेबल पेंट है तो उसे 3 साल में एक बार पेंट करना चाहिए, और प्रत्येक 6 मंथ में एक बार क्लीन करना चाहिए उसे। वॉशेबल है तो साफ करेंगे, है ना। लेकिन अगर वॉशेबल पेंट नहीं है, अदर देन वॉशेबल पेंट से सीलिंग को और वॉल को 5 साल में एक बार पेंट करना चाहिए। ठीक है, अदर देन वॉशेबल, अगर वॉशेबल पेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सा ये डिस्टेम्पर विस्टेम्पर यूज कर रहे हैं तो 5 साल में एक बार पेंट करना चाहिए। वुडन मेटालिक डोर, वुडन डोर या मेटालिक डोर, विंडोज को 5 साल में एक बार पेंट करना चाहिए। ये सभी सेक्शन में लगे हुए हैं, तो 5 साल में एक बार इनको पेंट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन है, सर हमारे यहाँ एक सेक्शन में डेली झाड़ू लगती है। सेक्शन में दे लेंगे, ठीक है, बढ़िया है। हम्म। लेकिन झाड़ू लगता है, और वो जो यानी झाड़ू लगना तो वो एक ऊपर ऊपर से है, लेकिन जो ऑयल गिरता है या कुछ चीजें हैं वो क्लीन होता है कि नहीं? एकदम वो साफ होना चाहिए, है ना। होता है सर, लकड़ी का बुरादा डाल के हाँ, बढ़िया उसको क्लीन करते हैं। वो ठीक, वो बढ़िया। हो सकता है कहीं पर वो जो यानी ये टाइल्स लगे होते हैं वो वाले जो नॉन स्लिपरी टाइल्स लगे रहते हैं उस टाइप के, जी जी जी। जैसे हम लोगों के यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं, सीधे हार्ड टॉप बना दिया गया है, इस तरह के हैं, है ना।
सिर्फ हार्ड टॉप बनाया गया है, प्लास्टर कर दिया गया है। देखा हूँ सर मैं प्लांट 2 में, हाँ। व्हीकल से प्रैक्टिस किया था। ऐसे हाँ, तो क्या है, वो सिर्फ हार्ड टॉप बना दिया गया है, तो जी उस जी। बहुत जम जाते हैं। टूल रूम बढ़िया है लेकिन प्लांट 2 का। टूल रूम बढ़िया, एक फैक्ट्री का वही तो एक सेक्शन जो है ना, कहा जाए तो उसका हार्ट है वो विजिट के लिए। फैक्ट्री का और बीएफजे का। लेकिन सबसे अभी खराब कंडीशन में वही है, क्योंकि वहाँ कोई काम ही नहीं है। इन हाउस जी। मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है ना फैक्ट्री में, इन हाउस मैन्युफैक्चर को खत्म कर दिया गया लगभग, है ना। बहुत पहले 15-20% होता था, उसको भी खत्म कर दिया गया इस बार। सारा और जो ये ना। और ये सभी फैक्ट्रियों का हाल है यार। हाँ हाँ, सभी फैक्ट्रियों को तो है। हमारे और हमारे फैक्ट्री। देहरादून में भी ऐसे ही है सर, बिल्कुल काम। आइटम होते हैं ना, सीकेडी, एसकेडी, है ना, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन। तो सारा आजकल सीकेडी आने लगा है, कंप्लीट बन के आने लगा है। सिर्फ हमारे फैक्ट्री में क्या करता है, उसको असेंबल कर देता है। पहले फैक्ट्रियों में, हमारी फैक्ट्री में पूरा इंजन ही बनता था, पूरा इंजन बनता था, असेंबल तो छोड़िए, बनता था, उसका पार्ट्स बनते थे। अब तो सब कुछ आता है, वो सिर्फ यहाँ पर आके असेंबल करते हैं। कुछ दिनों में ऐसा आएगा कि हमारे एम्प्लॉय जाएंगे वहां पर, अपना मोनो लेके जाएंगे, डीएफजे कर वहां लगा देंगे, है ना? और वहीं से डायरेक्ट चला जाएगा आर्मी को, मोनो से लगाएंगे। तो ये कंडीशन है। सर इसकी पीडीएफ दोगे, शॉर्ट कॉपी? हाँ हाँ, दे दे दूंगा सब, दे। ओवर क्राउडिंग 16 में है, ओवर क्राउडिंग। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, 16 ऐसे ही क्राउड के टाइप का लगता है ना, 16। तो ओवर क्राउडिंग, ठीक है। क्राउडिंग का लास्ट में जी है, और आपका 6 ऐसे है, इसको पलटा दीजिए तो जी टाइप का बन जाएगा। तो 16 क्या है, ओवर क्राउडिंग। ठीक है। क्लीनेस में क्या था, 11। ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग, सेक्शन 16 बताया गया कि यदि फैक्ट्री इस एक्ट के लागू होने के पहले बना हो तो वर्कर के लिए मिनिमम वर्किंग स्पेस जो है 9.9 क्यूबिक मीटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिस दिन से ये फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ है उसके पहले अगर वो फैक्ट्री बना है ना, तो छूट दिया गया है थोड़ा वहां पर, कि वहां पर जो एक वर्कमैन के लिए जो यानी एरिया होगा, वर्किंग एरिया होगा, वो 9.9 क्यूबिक मीटर होगा। क्यूबिक में है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल टू 9.9 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। लेकिन अब तो हमारे फैक्ट्री में ये तो एक ही जगह काम करते हैं 10 आदमी मिलकर, ना गैंग में काम करते हैं, तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि इसके हिसाब से फिर इतना बड़ा एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये दिया गया है कि समझ लीजिए कि अगर 5 वर्कर काम कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, है ना, तो 45 या 50 समथिंग हो जाएगा क्यूबिक मीटर। तो कम से कम ये जो 5 एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके लिए इतना बड़ा एरिया होना चाहिए, 50 क्यूबिक मीटर का एरिया होना चाहिए। इसमें 5 ही एम्प्लॉय काम करना चाहिए, चाहे एक जगह काम कर रहे हो लेकिन यहाँ यहाँ जाके काम। तो एक एम्प्लॉय के काम करने के लिए इस तरह का एरिया होना चाहिए, 9.9 क्यूबिक मीटर। अगर फैक्ट्री बाद में बना है तो उसके लिए 14.2 क्यूबिक मीटर होना चाहिए स्पेस। तो इसी स्पेस के हिसाब से आप फिर प्लांट बनाएंगे, है ना। अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 140 हो गया क्यूबिक मीटर, तो उतना मीटर आपको क्यूबिक मीटर का इस उतना स्पेस होना चाहिए। यानी मतलब ओवर क्राउडिंग ना करें, ऐसा ना कि थोड़े से स्पेस में, जैसे प्राइवेट कंपनियों सब में होता है, जगह तो होता नहीं है उसे, है ना। छोटे छोटे कंपनी में कितने सैकड़ों एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो वो ओवर क्राउडिंग वो ना हो, है ना। ओवर क्राउडिंग से बहुत खतरा है, बहुत हानि है। कुछ हो गया तो एक ही जगह सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओवर क्राउडिंग से हेल्थ पे असर पड़ता है आपका। सेक्शन 7 है आपका, लाइटिंग बताता है। सेक्शन 7 क्या है, लाइटिंग है। 17 में देखिए, 7 को, है ना, 17 ऐसे है, 7 को पलट, सॉरी, ये वाला 7 लिखते हैं। 17 है, 7 को पलट दीजिए तो एल आ जाता है ना। 7 और एल दोनों एक ही समान है, तो 17 फॉर लाइट।
ठीक है, 17 फॉर लाइट। तो 17 क्या है, लाइटिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 18 ड्रिंकिंग से रिलेटेड है, ड्रिंकिंग वाटर। 18 से ड्रिंकिंग वाटर। 8 देखिए डी की तरह लग रहा है ना। 8 क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। तो 18 में ड्रिंकिंग वाटर बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें कि ड्रिंकिंग वाटर का प्लेस यूरिनल, लैट्रिन, स्पुटन, ओपन ड्रेन से मिनिमम 6 मीटर की दूरी पर होगा। ये सब जो जहां पर पीने का पानी का जहां टैप लगा होगा, या जो ये रखा होगा जहां पर पीने का पानी, वो जो है इन सभी चीजों से लगभग 6 मीटर की दूरी पर होगा। यानी से कि उसी के बगल में रख दिया जाए, है ना। वॉशरूम जो है, वॉशरूम के बगल में ही पीने का पानी रख दिया जाए। मिनिमम 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और यदि फैक्ट्री में 250 से अधिक, है ना, मोर देन 250 वर्कर्स हो, तो कूल ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट किया जाएगा, मतलब ठंडे पानी का इंतजाम किया जाएगा। उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा जो पानी ठंडे करने के लिए मशीनें रहती हैं, वाटर कूलर। वाटर कूलर, सॉरी वाटर कूलर लगाना पड़ेगा आपको, अगर 250 से अधिक वर्कर रहते हैं। तो 180 डी फॉर ड्रिंकिंग, 18 ड्रिंकिंग। ठीक है। सर 250 से ऊपर सर, यानी 250 में नहीं लगा सकते। 250 में नहीं, मोर देन 250, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें कहीं पर लिखा है मोर देन 250, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 250 और मोर देन 250। तो मोर देन 250 एक्ट में लिखा गया है, मोर देन 250। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए इसको इंग्लिश में भी यहाँ लिखा है मोर देन 250। ठीक है, तो मोर देन को ही आप समझिएगा, 250 को नहीं, मोर देन 250। तो जहां पर मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन, क्योंकि एक्ट में जो लिखा है वही सही है ना। तो मोर देन 250, तो मोर देन 250। ठीक है, तो रहने देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा वो भी लेते हैं। सेक्शन 1 में बताया गया है, फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 1 में आपका बताया गया है कि कब लागू हुआ, कब बना ये, है ना, कहाँ पर ये अभी लागू है ना, किसने बनाया, कब लागू हुआ, और ना कब लागू हुआ। तो ये सभी चीजें कहाँ पर है, सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 में जितने डिफिनेशन है इस एक्ट में आने वाले पॉइंट्स को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। चाहे एडल्ट हो, चाइल्ड हो, यंग पर्सन कौन है, पावर क्या है, प्राइम मूवर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मशीनरी क्या है। तो इन सारे चीजों, फैक्ट्री किसे कहते कह सकते हैं, ऑक्युपायर कौन होगा, इन सारी चीजों को बताया गया है सेक्शन 2 में। ठीक है, तो 1 2 तो एकदम याद रहेगा नहीं। रिले क्या है, ये इतना पढ़ना नहीं है, पर रिले क्या है बस ये जानना है। ठीक है, सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है ना। थ्री सेक्शन नहीं है 4 सर, में इम्पोर्टेंट क्या? क्या क्या, सेक्शन 3 नहीं पढ़ना है क्या? नहीं उतना मैं बोला कि ये तो सेक्शन, ये तो बड़ा है ना, लेकिन जी मैं सर, जी उसमें सिर्फ वही पढ़ना जो हम लोगों के काम का है ना। हर चीज पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब 120 सेक्शन है इसमें, 120 सेक्शन, 120 सेक्शन पढ़िएगा तो 1 1.5 महीने इसी को पढ़ने में लग जाएगा, इस एक्ट को पढ़ने में। लेकिन पढ़ के क्या मतलब है, तो मैं लॉ कहीं थोड़ा ना बताना है किसी को, वो सब आएगा भी नहीं, है ना। तो एक्सट्रैक्ट करके हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है, और उसी सेक्शन को याद रखेंगे जो हमारे काम का है। हर एक सेक्शन को याद रखना जरूरी नहीं है। तो सेक्शन 4 में ये पावर दिया गया है ना। डिपार्टमेंट को, अलग अलग फैक्ट्री को, एक ही फैक्ट्री को अलग अलग डिपार्टमेंट को कंसीडर कर सकता है। सेक्शन 5 है कि पब्लिक इमरजेंसी जब होगा तो 67 पर लागू नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ लिखा है, रहेगा 67 पर लागू नहीं होगा ये एग्जेम्पशन, ये कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है सेक्शन 5 में लिखा है, सेक्शन 5 में लिखा है ना, कि 60 यानी पब्लिक इमरजेंसी के समय भी 67 पर आप इसे एग्जेम्पशन को लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 6 है, जिसमें कि फैक्ट्रीज के अप्रूवल, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन को बताया गया है। 7 में
नोटिस बाय ऑक्यूपायर है कि ऑक्यूपायर द्वारा नोटिस दिया जाएगा। एक 15 दिन है, एक 7 दिन है, विद इन 7 डेज है जब ऑक्यूपायर आए। अब 15 दिन काम स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 8 है, जहां पर कि स्टेट गवर्नमेंट ये अपॉइंट कर सकता है किसी को। सेक्शन 10 में सर्टिफाइंग सर्जन है ना, सर्टिफाइंग सर्जन है। और चैप्टर 3 जो हेल्थ से रिलेटेड है, क्लीनेस 11 में है, सेक्शन 11 में। ओवर क्राउडिंग 16 में है, 17 19 है, और 18 ड्रिंकिंग वाटर है। ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी दिन जीके को लेके। ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके सर, इसका PDF भेज देंगे। ठीक, मैं clear हूँ। सर अभी कोई दूसरा क्लास है क्या सर, कि आज के लिए